नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जब तक आप अपने देश की संस्कृति यानी कल्चर से प्यार नहीं करते, दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेती। और जब भारत जैसे विविधताओं से भरे देश की बात हो तो मल्टी कल्चर का ये बुके पूरी दुनिया के लिए सबसे अट्रैक्टिव प्लेस बन जाता है। सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट ही नहीं बल्कि भारतीय पर्यटक भी अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़े पर्यटन स्थलों को अब तरजीह देने लगे हैं, प्रायोरिटी देने लगे हैं। लीडिंग ग्लोबल ट्रैवल ऐप स्काई स्कैनर की एक ताजा रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट की बड़ी बातों पर आज स्वदेश विशेष में करेंगे खास चर्चा। यात्राएं अब सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रही। अब जो यात्री हैं वो सांस्कृतिक अनुभव, त्योहार, हेरिटेज साइट्स और स्थानीय परंपराओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ट्रिप की प्लानिंग में किसी क्षेत्र की खासियतों पर खास फोकस किया जा रहा है। कल्चरल टूरिज्म पर लीडिंग ग्लोबल ट्रैवल ऐप स्काई स्कैनर की एक ताजा रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती क्या है, जरा जान लीजिए। ये कहती है कि साल 2025 में, जी हां, जिस साल में हम हैं, 82% भारतीयों ने जो सांस्कृतिक विशेषताएं वाले जगह हैं उनको प्राथमिकता दी। यानी कल्चरली जो रिच सिटीज हैं, जो ऐसी साइट्स हैं, उनको प्रायोरिटी दी। 84% यानी 84% मिलेनियल्स और 80% जेंजी यात्रियों ने भी कल्चरल एक्सपीरियंस पर जोर दिया है। ये सब कुछ नया नया सा है। यात्रियों के रुझान में यह भी सामने आया है कि 76% भारतीय बड़े फेस्टिवल्स को देखकर अपनी ट्रैवल प्लानिंग एडजस्ट करते हैं। 93% ट्रैवलर्स कम पॉपुलर कल्चर हब पर ज्यादा फोकस करते हैं। असली परंपराओं का अनुभव करने के लिए कम प्रसिद्ध जगहों की यात्राएं तेजी से बढ़ रही हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि 53% ट्रैवलर्स ने जयपुर और वाराणसी जैसे प्लेसेस का दौरा किया, जबकि 39% यात्रियों ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को तरजीह दी। इनमें ताजमहल, हम्पी जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की यात्राएं शामिल हैं। वाराणसी के लिए सर्च में सालाना 76% की ग्रोथ दर्ज की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, 40% ट्रेवलर्स की हेरिटेज विलेज में रुचि है। 38% यात्री जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनको पसंद कर रहे हैं और 41% ट्रेवलर्स अपनी ट्रिप की प्लानिंग में 1 से 2 महीने पहले की ही प्लानिंग कर रहे हैं। एडवांस प्लानिंग चल रही है, यानी कि क्लैरिटी है कि उन्हें जाना कहाँ है। कुल मिलाकर भारतीय यात्रियों के बीच सांस्कृतिक अनुभवों को लेकर, सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बढ़ते रुझान के आखिर ट्रिगर्स क्या है? ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में जो ये रुझान बढ़ रहा है? और क्या हमारे सांस्कृतिक स्थल जो कम पॉपुलर हैं, जो खासतौर पर जिक्र किया है, दिलचस्पी जहां बढ़ रही है, क्या वो इस तरह तैयार हैं कि वहां इस तरह का वेलकम हो पाए नए टूरिस्ट का, चाहे वो खासतौर पर विदेशी टूरिस्ट हो? इन्हीं सब पहलुओं पर हम करेंगे आज खास चर्चा। और हमारे साथ आज विशेष रूप से शामिल होने में परिचय करा दूं, हमारे साथ नवीन कुंडू सर जुड़ चुके हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ईबिक्स कैश ट्रैवल सर्विसेज से और को चेयरमैन हैं फिक्की डोमेस्टिक टूरिज्म से। नवीन सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त अजय प्रकाश साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और वाइस चेयरमैन फेथ से। और हमारे साथ विनोद जुड़से साहब भी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विनोद सर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो तमाम जो बातें हैं मैंने इस पूरे इस रिपोर्ट की तो बता दी, लेकिन चर्चा की शुरुआत जो है मैं विनोद सर आपसे करना चाहता हूं। एक चीज मतलब जो मैंने अपने शुरुआती रिमार्क में भी कही कि आमतौर पर जो ट्रेडिशनल जगहें होती थीं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती थीं, या धार्मिक पर्यटन की भी बात कर लें, ये आमतौर पे ये माना जाता था कि ये पुराने ख्यालात या एक उम्र के बाद इन सब जगहों की यात्राएं जो हैं वो लोग प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जेंजी मिलेनियल्स के बीच इस तरह के ट्रैवल डेस्टिनेशन, और हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, चाहे केदारनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, वाराणसी हो, तिरुपति हो, रामेश्वरम हो, सोमनाथ हो, मतलब शायद मैं गिनती करते थक जाऊंगा। वाकई ऐसा क्या बदला है? सबसे बड़ा फर्क आप क्या देखते हैं? देखिए प्रशांत, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म, ये हमेशा से ही परंपरा से भारत एक कहिए लिविंग म्यूजियम की तरह है। बहुत ही रिच हिस्ट्री, इतिहास है, वाइब्रेंट हेरिटेज है, कल्चर है।
इन सब के रहते पहले से ही हमारे जैसे जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, इनफैक्ट एक स्टैटिस्टिक्स ये भी आई थी कि लगभग 60% लोग हेरिटेज और स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए ट्रैवल करते हैं भारत में, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट्स हैं। लेकिन आपकी ये बात सही है कि इसमें धीरे-धीरे इज़ाफ़ा आ रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके कुछ एक कारण जो मैं देख रहा हूँ, नंबर 1, एक तो क्या है, जो जेन ज़ी है और मिलेनियल है, इनको क्या है, एक्सपीरियंशियल जो टूरिज़्म है, उस पर इनको ज़्यादा उनकी रुचि बढ़ रही है, बजाय इसके कि जाके किसी एक जगह जाएँ और किसी एक मॉन्यूमेंट को देख के आ जाएँ। दे वांट टू एक्सपीरियंस और इमर्सिव कल्चर जैसे होता है ना कि उसमें इमर्स करना चाहते हैं। अगर कोई फेस्टिवल है, उसमें शरीक होना चाहते हैं, उसमें भाग लेके उनके साथ होना चाहते हैं। अगर मान लीजिए भारत में इतने उत्सव हैं, गणेश उत्सव आपने अभी देखा और तमाम अब दुर्गा पूजा का फेस्टिवल होगा, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारतवर्ष के लोग पहले तो जाते ही जाते थे, लेकिन अब ये जो 65% हमारे यहाँ के जो नवयुवक हैं, वो आजकल पूरे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें उनका भाग है। हमारी इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, तो ऐसे में जो ये वाली जो यूथ है, ये चाहती है कि ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर उनका एक्सपीरियंस हो और दूसरा भारतवर्ष के कल्चर और हेरिटेज के प्रति लोगों का रुझान भारतवर्ष के लोगों का बढ़ता जा रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स का। तीसरा क्या है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, सोशल मीडिया आया है, तो एक मीनिंगफुल विज़िट करके वो चाहते हैं कि एक स्टोरी आए, वहाँ की स्टोरी भी बताएँ, वहाँ पर वहाँ कहाँ गए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, ब्लॉग्स बनाएँ, व्लॉग्स बनाएँ, यूट्यूब है। तो इन सब चीज़ों का जो एक अपराइज़िंग हुआ है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का, दिस इज़ अनदर रीज़न। एजुकेशन एंड लर्निंग, पीपल वांट टू लर्न, लोग चाहते हैं कि देखें, जाकर केवल देख के नहीं आ जाएँ, उसके बारे में लर्न करें। वो इंक्विजिटिव हैं। आज का जो नवयुवक है वो जानना चाहता है, क्यूरियोसिटी है कि ऐसा भारत के हेरिटेज में क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सब मिला के अच्छा फेस्टिवल्स एंड लोकल ट्रेडिशंस ये भी बढ़ती चली जा रही हैं। फिर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखिए कनेक्टिविटी बढ़ रही है। ईज़ ऑफ एक्सेस कह लीजिए, ईज़ ऑफ ट्रैवल कह लीजिए, आज डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आप ओटीएस पे घर बैठे एक यूथ जो है कुछ भी बुकिंग कर सकता है, अकोमोडेशंस हैं। एक और चीज़ जो प्रशांत जी मैं ध्यान में लाना चाहूँगा, जो इस कल्चरल टूरिज़्म को बढ़ावा दे रही है, वो है होम स्टेज़ में जो एक इज़ाफ़ा आया है, लोगों की एक रुझान बढ़ी है और होम स्टेज़ का ओवरऑल मतलब अकोमोडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो उसका शेयर बढ़ता चला जा रहा है, ये भी एक बड़ी एक सुखद मैं समझता हूँ कि एक साइन हेल्दी साइन है, क्योंकि होम स्टे में जाके क्या है, आप उस जगह बसते हो, रिमोट एरिया में भी जहाँ के कल्चर को भी आप जानते हो और जहाँ आप जाते हो वहाँ के लोगों के साथ रहते हो, उनके कल्चर को देखते हो, खाना-पीना उनका खाते हो, उनकी लैंग्वेज सुनते हो। दीज़ आर द इंटरेस्ट्स, ये जो रुचि है लोगों की, ये एक थोड़ा चेंज हुआ है, स्पेशली कोविड के बाद इसमें और ज़्यादा इज़ाफ़ा आया। और भी कई सारे कारण हैं। मैं अभी फ़िलहाल यहीं पे पॉज़ करूँगा। मैं एक और आपके चीज के बारे में पास आऊंगा, मतलब आप जो जिक्र कर रहे थे, मतलब ये मैंने देखा है, खुद भी मैं एक ट्रेवलर हूं, तो मैंने देखा है कि दक्षिण भारत में तो बड़ा इस तरह की ट्रेडिशंस रहे हैं और उत्तर भारत में ये एक नई कह सकते हैं कि एक रुझान देखने को मिल रहा है। जरा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं इस बीच परिचय करा दूं, हमारे साथ अजय प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रेवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और फेथ से वाइस चेयरमैन। थैंक यू सो मच अजय सर, अपना कीमती समय देने के लिए। और नवीन सर, मैं आपके पास आऊंगा। आपको बता दें, नवीन जी चेयरमैन है फिक्की टूरिज्म कमेटी से, फाउंडर टूरिज्म फ्यूचर्स एंड चेयरमैन ऑफ फिक्की टूरिज्म। नवीन सर, इस पूरे रिपोर्ट में एक जो बात अहम तौर पर सामने आई कि जो ऐसे डेस्टिनेशन जो कम पॉपुलर हैं, मैं इसको थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं कि ऐसी जगहें जो हिडन प्लेसेस हैं, जो कह सकते हैं हिडन जेम्स आजकल नाम दिया जाता है तमाम जेंजी अपने वीडियोस और बाकी चीज़ों में, वहाँ के में दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ रही है कल्चरली, जो ऐसी रिच साइट्स हैं। सवाल उठता है कि क्या हम उस हिसाब से तैयार हैं इस दिलचस्पी को कैटर करने के लिए? मतलब हमेशा ये होता है कि वहाँ का इंफ्रा, वहाँ का इकोसिस्टम किसी भी हिडन प्लेस का या हिडन जेम प्लेस का या ऐसी चीज जहाँ पे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, वहाँ पर इस तरह की चैलेंजेस आते हैं। देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है।
जो आपने एज ग्रुप बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 84% मिलेनियल्स और 80% जेनजी, तो एक कल्चरल शिफ्ट कंट्री में आया है। और वो कल्चरल शिफ्ट इसलिए आया है कि इंडिया इज ए यंग पॉपुलेशन। जो 1990 में लोग पैदा हुए आज वो 35 साल के हैं, जो 1995 या 2000 में पैदा हुए वो 25 साल के हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि वो जो एक मिक्स पैदा कर रहे हैं अपनी एक्सपीरियंसेस का, ये सारा का सारा इमर्सिव है। जो भी वो काम करते हैं उसमें वो पूरा अपने आप को इमर्स करते हैं, इट्स इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले, बारिशों से थोड़े दिन पहले, आपने आपने देखा भी नहीं होगा कि एक थार मोटर स्पोर्ट्स और एक रॉयल एनफील्ड ग्रुप्स के युवा, they took a journey starting Shimla, going all the way to Sangla, Chitkul. Chitkul is the highest point of lake. और वहां से जाके वो गए लाहौल स्पीति और वापस आए, और इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं था। उन्होंने वो 12 से 15 दिन की यात्रा इतनी इमर्सिव बना दी अपनी, और सब एज ग्रुप था बिटवीन 30-32 टू अबाउट 45-50, और सब लोगों ने मैक्सिमम टाइम उन्होंने कैंप्स में रहे। वो कैंप्स में रहे। उन्होंने पूरा का पूरा जो अपना पूरा पर्सपेक्टिव था, जैसे जब वो चितकुल गए या वो सांगला गए या वो थानेदार गए, वो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने जाके कैंप किया। और और यही होने वाला है। अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो ये रिपोर्ट आई है स्काई स्कैनर, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। द होल फैब्रिक, द होल लैंडस्केप ऑफ द टूरिज्म इज चेंजिंग। वो इसलिए नहीं बदल रहा कि हमारे कल्चरल हमारा कोई हेरिटेज बदला है, हेरिटेज नहीं बदला है, बट एक कल्चरल शिफ्ट है। पहले हमारे हिंदुस्तानी जाते थे कि चलो ताजमहल देख लिया और उसके बाद जाके गंगा में वाराणसी की आरती करती, बट अब अलग है। अब उन्हें वो पूरा एक्सपीरियंस 5 से 7 दिन का, 4 दिन का जब वो जा रहे हैं, उसमें सिर्फ अगर वो वाराणसी भी जाएंगे तो सिर्फ आरती करने नहीं जाएंगे, वो अपने आप को पूरा कल्चरल एस्पेक्ट में अपने आप को इमर्स करेंगे। अभी तो आप कलिनरी फेस्टिवल्स की बात नहीं कर रहे, अभी आप म्यूजिकल फेस्टिवल्स की बात नहीं कर रहे, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है इंडिया में। अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये। बात आपने कही, मतलब यहां से जो है वो एक अलग तरह के ट्रांजिशन में भी हम जा रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि दिलचस्पी जो है उसी हिसाब से आपको नीतियों को और उस पूरे इकोसिस्टम को अपग्रेड करने में भी मदद करती है। लेकिन अजय सर, एक चुनौती जो रहती है खासतौर पे कल्चरल वाली जगहों पे, या मैं धार्मिक पर्यटन को इसमें जोड़ देता हूं, और धार्मिक जगहों पे एक तो जैसा कि ये रिपोर्ट भी कहती है कि लोग छुट्टियां या स्पेशल फेस्टिवल इन सारी चीजों के हिसाब से प्लानिंग करते हैं और वहां पहुंचते हैं। अब ऐसे में जब पहले से ही वहां एक कह सकते हैं कि क्राउड मौजूद है, जो एक रेगुलर विजिटर है, या वो आमतौर पे उतना क्राउड वहां संभाला जाता है, अब ये अतिरिक्त क्राउड हो जाता है। तो अक्सर धार्मिक पर्यटन में, कल्चरल पर्यटन में ये क्राउड मैनेजमेंट वाला चैलेंज आता है। मतलब आपको लगता है कि शायद इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है ताकि एक्सपीरियंस ना खराब हो? देखिए, जैसा आपने देखा होगा कि कुंभ मेला मतलब कितना बड़ा था, बावजूद उसके कोई ऐसे बड़े हादसे नहीं हुए यहाँ पर। तो जाहिर है कि क्राउड मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान तो दिया जा रहा है, लेकिन ये क्या, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट था, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। जबकि जो अमूमन होता है, नॉर्मल फेस्टिवल्स जो होते हैं, उसमें कई बार ये होता है कि द अथॉरिटीज कैन बी फाउंड वांटिंग। लेकिन इसमें जो है हम लोगों को ये देखना है कि किस तरह इसको थोड़ा डिस्पर्स कर सके। जैसा कि आप जानते हैं, अभी सरकार ने एक नीति नई बनाई है कि 50 न्यू डेस्टिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लेवल हम लोगों को क्रिएट करने हैं। तो इस तरह की चीजें हमें आगे चल के भी करनी होंगी, क्योंकि अगर एक ही जगह पर फोकस रहे, और होता यह है कि अगर ये कोई रिलीजियस या कोई धार्मिक पर्व है, तो जाहिर है कि लोग वहां पे जाएंगे ही जाएंगे, उसी वक्त जाएंगे। तो उस वक्त क्राउड मैनेजमेंट को अहमियत देनी पड़ती है। बट उसके अलावा, ताकि लोग डिस्पर्स हो सके, ताकि इस देश में देखने को कोई कमी नहीं है चीजों की। मतलब अभी तक लोगों ने कई चीजें डिस्कवर नहीं करी। जैसे कि अभी नवीन कह रहे थे कि वो मोटरसाइकिल वाला ग्रुप जाकर के थानेदार और चितकुल और कहां कहां पहुंच गया। कई लोग हैं जो कि इन चीजों के बारे में जानते भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आया है, वो ये है सोशल मीडिया की वजह से।
क्योंकि ये जो जनरेशन है ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन पे करती है। तो अगर एक शख्स कहीं जाता है और वहां से वो एक वीडियो पोस्ट करता है, तो डिपेंडिंग ऑन उसका कितना बड़ा सर्कल है, उसके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, ये चीज बड़ी आसानी से वायरल हो जाती है। अब एक तरह से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अनडिस्कवर्ड प्लेसेस है वहां पे टूरिस्ट जाएंगे, और एक तरह से ये दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि हम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है जहां टूरिस्ट कंसंट्रेशन हो, वो होता है साफ सफाई का। समस्या क्या है कि हम लोग अपना घर साफ रखते हैं, बाहर कचरा डालने की आदत है हमारी। अब जब तक हम लोग ये करते रहेंगे, तब तक मैं सोचूं कि मेरा काम है कचरा फेंकना और सरकार का काम है कचरा उठाना, तब तो ये देश साफ नहीं हो सकता। ये स्वच्छ भारत जो है, दिस हैज टू बी रीइंफोर्स्ड इन अ वेरी 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 स्ट्रांग वे। क्योंकि अगर आप लोग इस देश को साफ कर देना, तो जितने टूरिस्ट आते हैं उससे 4 गुना आ जाएंगे बिना एक पैसा आपका मार्केटिंग पे खर्च किए हुए। तो सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, इन चीजों पे डिस्कस करना पड़ेगा। और ये सिर्फ सरकार का जिम्मा नहीं है, ये हम लोग जो कि टूरिस्ट ट्रेड में हैं, हमारा भी जिम्मा है कि हमारे ट्रैवलर्स को एजुकेट करें, इसके बारे में सेंसिटाइज करें। और ट्रैवलर्स का खुद का भी जिम्मेदार ये है कि वो इस चीज को अपने आप अपनाएं, क्योंकि इतना सुंदर देश इतना गंदा नहीं रह सकता। अहम बात आपने कही, और शायद ये एक ऐसी चीज है जिसपे हमेशा से प्रश्न उठते रहे हैं, और आमतौर पर आयोजन जब बीत जाते हैं तब क्या स्थिति होती है वो भी हमने देखा हुआ है। चलिए, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार सुधारों, आगे का जो एक कह सकते हैं ग्रोथ का रोड मैप इस पूरे सेक्टर्स का, जॉब्स और बाकी इकोनॉमी के लिहाज से क्या क्या चीजें और बेहतर हो सकती हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। विनोद सर, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, मतलब आमतौर पे जो भी ट्रेडिशनल प्लेसेस हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, वहाँ पर कई बार टैरिफ्स को लेकर भी शिकायत होती हैं। वहाँ पर कई बार पीक सीजन और बाकी चीज़ों में एक अनकंट्रोल्ड जो बिहेवियर नज़र आता है बिजनेस के लिहाज से, चाहे वो होटल्स का हो चाहे बाकी लिहाज से सपोर्ट का। मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर एक रेगुलेशंस की आवश्यकता है, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं कहीं पर भी और ज़्यादा रुझान बढ़ाने के लिए? देखिए, या जहाँ तक आप ये जो समस्या बता रहे हैं वो तो कुछ हद तक सही है। और मार्केट डिसाइड करती है कि किसी भी होटल का या अन्य जो टूरिज़्म सर्विसेज का क्या उसकी प्राइसिंग हो। गवर्नमेंट का हमेशा ये प्रयास रहा है, और मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारा जो टूरिज़्म क्षेत्र है वो रेगुलेटेड नहीं है, डीरेगुलेटेड है। और वो इसलिए है क्योंकि टूरिज़्म इज़ ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। और सरकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, पर्यटन मंत्रालय हो, चाहे राज्य सरकारों की पर्यटन विभाग हो, बेसिकली उनका फैसिलिटेट करने का काम है। पॉलिसीज़ बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, स्किलिंग और ट्रेनिंग का जो है काम ज़्यादातर पे लेते हैं। लेकिन बाकी क्षेत्र जो है वो खुला छोड़ा है। अब ये देखिए, बड़ा एथिकल इशू है। आपको याद होगा एक समय ज़रूर हल्का-सा रेगुलेशन एविएशन पे हुआ था, जब कोविड के समय और भी बाद में, कि एक प्राइस कैप लगा दी गई थी एयरलाइंस की जो है जो टैरिफ है और जो फेयर है उसके ऊपर। और वो, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि एविएशन सेक्टर और कंपनीज़ ने उसको बड़ा सपोर्ट होके, क्योंकि देश के हेल्थ एंड सिक्योरिटी का सवाल था, सेफ्टी का सवाल था। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे टाइम में जो हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, उन्हीं को ही थोड़ा-सा ज़्यादा एथिकल होते हुए, बजाय इसके कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस पे कोई अंकुश लगाए और रेगुलेट करे, इसकी मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऐसे किया गया, तो मैं समझता हूँ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, उस पे भी थोड़ा-सा जो है अंकुश लगेगा, और वो हम नहीं चाहते। आज भारत सरकार भी इस कोशिश में है कि ट्रैवल सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्षेत्र बढ़े। हाँ, एक क्षेत्र है, ज़रूर है, जहाँ पर रेगुलेशन मेरी समझ से आवश्यक है और कुछ हद तक किया भी जा रहा है। इनफैक्ट वो भारत के जो ड्राफ्ट पर्यटन नीति बनी है 2022 में,
उसका भी उल्लेख है कि डेस्टिनेशन को मैनेज करना सस्टेनेबल तरीके से, इसके लिए अगर कुछ रोक टोक लगानी पड़ती है तो वो आवश्यक है। और ओवर टूरिज्म जिसका आपने जिक्र भी किया, ये वास्तव में एक इशू ऐसा है। आज भारत चाहे अंडर टूरिज्म का ही एक एग्जाम्पल है। आप देख लिए इटली में, वेनिस में देख लीजिए, बार्सिलोना में देख लीजिए, लोग प्रोटेस्ट पैम्फलेट्स ले लेके खड़े रहते हैं, पोस्टर्स और कार्ड्स कि जो है वापस जाइए, क्योंकि वो उनकी पॉपुलेशन से 20 गुना ज्यादा लोग वहां आ जाते हैं और इट स्पॉइल्स द एनवायरनमेंट। भारतवर्ष में ये समस्या है, स्पेशली जो इको फ्रेजाइल एरियाज। आप उत्तराखंड देखिए, चार धाम यात्रा में जाते हैं, एक साथ कई सारे लोग जब जाते हैं किसी एक फेस्टिवल के उत्सव पर, तो उसमें और ज्यादा प्रेशर आता है और उसकी वजह से एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। तो मेरी समझ से जो आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और अजय प्रकाश जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात कही, इसको लाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल अगर प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल, मतलब हमें अगर इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे रुझान को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, या मतलब एक मैनिफेस्टेशन लेवल पे भी ले जाना है, मल्टीपल लेवल पे ले जाना है, तो शायद हमें बहुत बारीकी से देखना होगा। मतलब भारत में R&D को लेकर ही सबसे कहते हैं कि उदासीन रवैया नज़र आता है। मेरे ख्याल से उस पर भी फोकस करना होगा। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, और इन सारी चीज़ों में सवाल ये उठता है कि नवीन सर कि अब आगे क्या, मतलब ऐसे, मतलब उदाहरण तो पूरी दुनिया से हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है जिससे ये रोड मैप और बेहतर हो? ये रोड मैप देखिए, जैसे कि अजय प्रकाश जी ने कहा, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, करना प्राइवेट सेक्टर ने है, और प्राइवेट सेक्टर को दो तरीकों से करना पड़ेगा। ये एक तो सरकार की नीतियों के हिसाब से चलना पड़ेगा, और सरकार को कुछ नीतियां तो डिफाइन करनी पड़ेंगी, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा आगे आना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पार्टिसिपेट करने में। उसके लिए जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वो तो वैसे ही बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे जो लार्ज स्केल प्राइवेट सेक्टर, लार्ज कैप कंपनीज हैं, वो फोकस्ड हैं बहुत कम जगहों पे। आप जितनी होटल चेन्स की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उनका A क्लास B क्लास सिटीज पे, ताकि उनका रेवेन्यू अच्छा हो। बारिंग ताज, मुझे लगता नहीं कि कोई भी कंपनी इतना ज्यादा तवज्जो दे रही है जिन लोकेशंस का मैंने नाम दिया, जहां मोर इमर्सिव एक्सपीरियंसेस हैं, जहां लोग जा सकते हैं। सिर्फ वाराणसी और खजुराहो और चारधाम, इवन चारधाम की अगर बात करें तो चारधाम के पूरे सेक्टर में आप देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर होटल्स है ही नहीं। और अगर आप हिमाचल की तरफ जाते हैं तो ऑर्गेनाइज और सेक्टर मतलब होटल्स है शायद ताजा उदाहरण से बड़ा कुछ नहीं, मतलब प्रकृति भी तो रिएक्ट करती है। मतलब शायद किसी इलाके की, इसीलिए मैं R&D पे फोकस कर रहा हूं कि मतलब किसी क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी, कितना लोड उठा सकता है वो क्षेत्र, कितना क्राउड मैनेज हो सकता है, मतलब ये सब बहुत बारीकी से देखना होगा। मैं अभी रिसेंटली एक IAS ऑफिसर से मिला, और मैंने उन्हें बोला कि, मैंने कहा क्या वजह है हाँ, हमारे हिंदुस्तान में इतना डिस्ट्रक्शन क्यों होता है, एक बारिश आती है, दो बारिश आती है। उन्होंने बहुत अच्छी चीज मुझे बोली, कहते हैं नवीन जी, हमारे यहाँ पे हम सब कुछ आज को देख के करते हैं, 10 साल आगे को देख के नहीं करते, और हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते। ग्रेट पॉइंट सर। मतलब ये जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में शायद सारी चीजों को फैक्टर इन करना होगा, एक रीजनिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, केवल तात्कालिक जो है रुझानों के हिसाब से नहीं चलना होगा। अजय सर, लास्ट कमेंट, आपके क्या सुझाव है? देखिए, सबसे बड़ा सुझाव तो ये है कि मतलब हम लोग अपने आप को पहले, ये एक प्राइड होती है, एक नेशनल प्राइड होती है, वो अगर हम लोग सब में जागृत हो तो इस देश को हम ना सिर्फ एक डिजायरेबल बल्कि एक सस्टेनेबल डेस्टिनेशन बना सकते हैं। और इसके लिए मैं वापस कहता हूं कि सरकार की नीतियां अपनी जगह हैं, और प्राइवेट एंटरप्राइज के जो इनिशिएटिव्स हैं वो अपनी जगह है। क्योंकि आखिर एक तरफ देखिए आपने कि अभी GST पे एक रिडक्शन हुआ, 7,500 तक के जो होटल्स हैं उनमें 5% GST आ गया। इससे बढ़ावा मिलेगा डोमेस्टिक टूरिज्म को 100%, बट उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं एक काफी बार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करता था। जुच्ची साहब जानते हैं, मैंने जयपुर में किया है, जोधपुर में उमेद भवन पे किया है,
ताजमहल पे किया है। सबसे बड़ा था मीरामार बीच गोवा पर, 30,000 लोग उस दिन वहां पर थे। बाप रे। और जब वो खत्म हुआ, एक कागज का टुकड़ा नहीं वहां पे छोड़ा था, क्योंकि बिल्कुल बच्चों से जाकर के माइक पे बात कर करके, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम पिकिंग दिस अप, बिल्कुल यू हैव टू टेक द राइट बिल्कुल अप्रोच। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आवश्यक है। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं इस चर्चा को और आगे नहीं ले जा पा रहा हूं, लेकिन अच्छी चर्चा रही और तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम हमारे साथ गणमान्य लोग जो जुड़े, उन सभी ने एक सुर, जो उनका निचोड़ यही निकला कि पूरे इकोसिस्टम में शायद हर एक सिस्टम का जो पिलर है, हर एक सिस्टम में जिसका जो एक तरह से स्टेक होल्डर है, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंडिविजुअल हमारी और आपकी है। अच्छी चर्चा रही, शुक्रिया करेंगे नवीन सर, अजय सर, इसके साथ ही हमारे साथ तमाम गणमान्य अजय विनोद जुत्सी सर भी जुड़े, अपना कीमती समय दिया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।